Hello everyone, hope you are doing great. Welcome back to my YouTube channel. In the series of CPU scheduling algorithm, till date we have discussed what is CPU scheduling algorithm, why it is needed and different types of CPU scheduling algorithms. Then we have discussed primitive and non-primitive CPU scheduling algorithms. We have discussed different types of CPU scheduling algorithm in which we have solved numerical based on FCFS CPU scheduling algorithm, that is first come first serve. Then we have solved numerical based on SJF CPU scheduling algorithm, that is shortest job first. Then we have discussed and solved numerical based on SRTF CPU scheduling algorithm, that is shortest remaining time first. हमने देखा था कि जो FCFS होती है इट कम्स अंडर प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, इट कम्स अंडर नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग. देन जो SJF होती है वो भी it comes under non-primitive scheduling and SRTF comes under primitive scheduling. अब हम बात कर रहे हैं इस लेक्चर में प्रायोरिटी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में. तो जो प्रायोरिटी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होती है इट ऑल्सो कम्स अंडर बोथ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग. इसको हम दोनों तरह से सॉल्व करते हैं. इसको हम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों टाइप से सॉल्व करते हैं. प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव हम डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा. मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं. सपोज करिए आपके पास दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2. आपके पास एक CPU है. इस CPU में आपको इन दोनों प्रोसेसेस को एलोकेट करवाना है इनके एग्जीक्यूशन के लिए. अब क्या हुआ, अगर मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ नॉन प्रिमिटिव की, तो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग केस में क्या होता है कि जब आपके पास कोई प्रोसेस आता है आप उसको CPU में एलोकेट कर देते हो उसके एग्जीक्यूशन के लिए. ये प्रोसेस अपना पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है और खुद से टर्मिनेट होता है. या दूसरा केस ये होता है कि बीच में कुछ प्रॉब्लम अराइज हो गई और ये टर्मिनेट हो गया. और दूसरा केस होता है कि वो पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद टर्मिनेट हो रहा है. तो ये क्या हो रहा है, हम इसको बीच में से CPU से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, ये खुद से निकल रहा है CPU से बाहर. दूसरा होता है, अब उसके बाद आपका जो भी दूसरा प्रोसेस होता है आप उसको एलोकेशन के लिए CPU में इंसर्ट करवाते हो. ये आपका हो गया नॉन प्रिमिटिव का केस. अगर मैं बात कर रही हूँ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की, तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के केस में क्या होता है इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं. प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है कि आपके पास कोई प्रोसेस आया, आपने उसे CPU को एलोकेट करवाया बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया. अगर आपके पास कोई दूसरा प्रोसेस आया है तो आप प्रोसेस जो पहले से रन हो रहा है उसको CPU से बाहर निकाल के नए प्रोसेस को एलोकेट करवा सकते हो. वो क्राइटेरिया आपके हो सकते हैं लाइक आपने हर प्रोसेस को बोला है कि केवल वो 2-2 नैनोसेकंड तक ही एग्जीक्यूट होगा. उसके बाद क्या होगा, उसको हमें टर्मिनेट करवाना पड़ेगा और उसको हम रेडी क्यू में इंसर्ट करवा देंगे और जो भी दूसरा प्रोसेस है उसको चांस देंगे CPU में आने के लिए. तो ये होते हैं आपके प्रिमिटिव शेड्यूलिंग. इस केस में क्या होगा, आपके पास दो प्रोसेस हैं. आप क्या करोगे, प्रोसेस P1 2 नैनोसेकंड तक एग्जीक्यूट करवाओगे और 2 नैनोसेकंड बाद उसको आप CPU से बाहर निकाल लोगे, भले ही वो पूरा एग्जीक्यूट हो पाया या नहीं हो पाया. इन केस अगर वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता है तो उस केस में आप उस प्रोसेस को रेडी क्यू में वापस से इंसर्ट करवा देते हो. फिर क्या होता है, 2 नैनोसेकंड बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो CPU में एलोकेट करवाते हो, उसको 2 नैनोसेकंड तक एग्जीक्यूट करवाते हो और देन अगेन उसको बाहर निकाल देते हो. इस तरह से आप फेयर चांसेस देते हो. तो ये आपका एक क्राइटेरिया हो गया. दूसरा क्राइटेरिया क्या हुआ कि सपोज करो आपके पास क्या आया, दो प्रोसेस हैं. प्रोसेस P1 आपने इसको एग्जीक्यूशन के लिए दिया, अभी एग्जीक्यूट हो रहा था. इस बीच क्या हुआ, एक प्रोसेस P2 आ गया जिसकी प्रायोरिटी P1 से ज़्यादा थी. तो उस केस में आप क्या करोगे, क्योंकि P1 की प्रायोरिटी कम है इन कंपैरिजन टू P2, तो आप P1 को CPU से बाहर निकालोगे और आप किसको इंसर्ट करवा दोगे, P2 को उसके एग्जीक्यूशन के लिए. तो यही चीज़ होती है हमारी प्रायोरिटी CPU शेड्यूलिंग, जिसको हम अभी इस लेक्चर में सॉल्व करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ वन न्यूमेरिकल. तो चलिए सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जिसमें भी हम अभी इस लेक्चर में नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे. देखिए तो यहाँ पे आपकी एक टेबल दी हुई है, ये गिवन है क्वेश्चन में.
यहाँ पे आपके 5 प्रोसेस दिए हैं, प्रोसेस P1, P2, P3, P4 एंड P5। इन सब का अराइवल टाइम दिया हुआ है और आपका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। देन आपकी प्रायोरिटी दी हुई है, जिसमें आपको गिवन है कि जो 0 है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है और जो 4 है वो लोएस्ट प्रायोरिटी है। मतलब अगर 0 और 1 में से कोई प्रोसेस को आपको सेलेक्ट करना है तो आप 0 जिसकी प्रायोरिटी होगी आप उसको पहले सेलेक्ट करोगे और 1 वाले को आप बाद में सेलेक्ट करोगे। ये आपको हाई और लो गिवन होगा क्वेश्चन में, या इसमें आपको इस तरीके का साइन दिया होगा तो इसका मतलब हाई होता है, इसका मतलब हाई होता है। इन दोनों का क्या मतलब होता है कि इस प्रोसेस को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, इनको पहले एग्जीक्यूट कराओगे इन कंपैरिजन टू इसको या इसको, ठीक है। तो ये दोनों साइन दिए होंगे। दूसरी बात, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपका प्रायोरिटी गिवन नहीं होती है, कई बार ऐसा होता है ना, यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो नहीं लिखा होगा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर को आप क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी असाइन कर देते हो। मान लो यहाँ पे आपका 0 और 0 पे हाई और 4 पे लो ना लिखा होता ना, तो आप क्या कर सकते थे, 0 को हाई प्रायोरिटी है और 4 को लो प्रायोरिटी मेंशन करके आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ये आपकी प्रायोरिटी गिवन है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे ना, उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए गैंट चार्ट बनाते हैं। जब भी आप गैंट चार्ट बनाना तो वहाँ पे आप क्या लिख दोगे, गैंट चार्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे 0th अराइवल टाइम पे क्या आया, तो 0th अराइवल टाइम पे मेरे पास प्रोसेस P1 आया था। यहाँ पे प्रायोरिटी चेक करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि 0th अराइवल टाइम पे मेरे पास एक ही प्रोसेस है, प्रोसेस P1। अब यहाँ पे मान लीजिए 0th अराइवल टाइम पे 2 प्रोसेस आते ना, तब आप प्रायोरिटी चेक करते, लेकिन अभी आपके पास कॉम्पिटिशन करवाने के लिए कोई है नहीं, तो 0th अराइवल टाइम पे जो भी प्रोसेस आया है आप उसको CPU में एलोकेट करवा दोगे उसके एग्जीक्यूशन के लिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 0th अराइवल टाइम पे P1 आया तो आपने उसको CPU में एग्जीक्यूट करवाने के लिए एलोकेट करवा दिया। और ये क्योंकि कौन सी प्रायोरिटी, हम प्रायोरिटी कौन से बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं, नॉन प्रिमिटिव पे। तो नॉन प्रिमिटिव में अगर कोई प्रोसेस एलोकेट हो गया है तो जब तक वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता हम उसको CPU से बाहर नहीं निकालते। तो ये कहाँ तक चलेगा, इसके बर्स्ट टाइम तक चलेगा। तो यहाँ पे ये 2 तक चला। अब आप देखोगे जब आपका प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा था तब तक कौन आ चुका है, तो तब तक आपके पास प्रोसेस P3 फर्स्ट अराइवल टाइम पे आया था और प्रोसेस P2 सेकेंड अराइवल टाइम पे आया था। तब अब आपके पास 2 आ गए हैं, तो इनमें से अब आप CPU किसको एलोकेट करोगे, तो हम कौन सी एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं, प्रायोरिटी एल्गोरिदम की, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी हम उसको एलोकेट करवा देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी 1 हाईएस्ट है कि 2, येस यू गेस इट राइट। यहाँ पे प्रायोरिटी जो है वो 1 हाईएस्ट है इन कंपैरिजन टू सेकेंड 2 प्रायोरिटी। तो आप क्या करोगे, प्रोसेस P2 को एलोकेट करवा दोगे एग्जीक्यूशन के लिए, और यहाँ पे आप इसको कहाँ तक एग्जीक्यूट करवाओगे, इसके बर्स्ट टाइम तक। तो ये है आपका 1, तो ये हो जाएगा 3, तो ये आपका कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये भी आपका एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आप क्या करोगे, जब ये 3 तक चल रहा था तब तक कौन आ चुका था आपके पास, प्रोसेस P4 एंड P5 दोनों आ चुके थे। तो अब आप किसके बेसिस पे चलाओगे, प्रायोरिटी के, क्योंकि हम प्रायोरिटी के बेसिस में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके बाद आपकी किसकी, देखिए आपके पास P1 था वो एग्जीक्यूट हो चुका है, P2 आपका एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आपके पास प्रोसेस P3, P4 एंड P5 बचे हैं, और इनमें से आप क्या देखोगे, जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी आप उसको पहले एलोकेट करवाओगे एग्जीक्यूशन के लिए CPU में। तो यहाँ पे किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है अभी इन तीनों में, तो इसमें आपका P3 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, इसको CPU में एलोकेट करवा दोगे, और ये कहाँ तक चलेगा आपका, इसके बर्स्ट टाइम तक, जो कि है 4, तो ये हो जाएगा आपका 7। उसके बाद आपका P3 भी एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों में से देखोगे किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो येस यू गेस इट राइट, P4 की प्रायोरिटी जो है वो P5 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस दैट इज़ प्रोसेस P4 को एलोकेशन के लिए CPU में एग्जीक्यूशन के लिए CPU में एलोकेट करवा दोगे। तो ये हो गया आपका P4, और ये कहाँ तक चलेगा, इसके बर्स्ट टाइम तक, जो कि है 3, तो ये हो जाएगा 10। उसके बाद आपके पास एक ही प्रोसेस बचा है जो कि है प्रोसेस P5, और ये कहाँ तक चलेगा, इसके बर्स्ट टाइम तक, जो कि है 4, तो ये हो जाएगा 14। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए
और एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं। तो चलिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम भी निकाल के देखते हैं इसी क्वेश्चन का। हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हमें कंपाइल टाइम, देन हमारा टर्न अराउंड टाइम एंड देन हमारा वेटिंग टाइम आएगा। इस तरीके से टेबल कंप्लीट कर लीजिएगा। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है आपका CT माइनस AT, और आपका जो वेटिंग टाइम होता है इसका फॉर्मूला होता है आपका TAT माइनस BT। तो ये आपका फॉर्मूला है। इसके लिए टर्न अराउंड टाइम के लिए हमें CT की ज़रूरत होगी। तो चलिए कंपाइल टाइम निकाल लेते हैं। कंपाइल टाइम का मतलब होता है कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होके कब बाहर निकला है CPU से। तो अगर हम P1 की बात करते हैं तो P1 आपका at 2 बाहर आया है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, P1 का कंपाइल टाइम आपका 2 हो जाएगा। देन आप 2 देखोगे तो 2 का कंपाइल टाइम 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। देन P3 का कंपाइल टाइम इज़ 7, तो इट इज़ 7। देन P4 कंपाइल टाइम इज़ 10, तो इट इज़ 10 एंड P5 कंपाइल टाइम इज़ 14, तो ये आपका 14 हो गया। उसके बाद आपका TAT निकालोगे तो TAT होता है CT माइनस AT। तो CT कितना है आपका 2 माइनस अराइवल टाइम इज़ 0। देन आपका AT आएगा, सॉरी P2 का TAT आएगा। P2 का जो कंपाइल टाइम है विच इज़ 3 माइनस इसका AT अराइवल टाइम 2। देन अगर हम P3 का देखेंगे तो इट इज़ 7 माइनस 1, देन इट इज़ 10 माइनस 3 एंड देन P5 का देखते हैं अगर, तो P5 का 14 माइनस 3। तो ये आपका हो गया TAT। तो इट इज़ इक्वल्स टू 2, 1, 6, 7 एंड इट इज़ 11। देन आपका अगर हम वेटिंग टाइम की बात करते हैं तो वेटिंग टाइम होता है TAT माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 इज़ 2 माइनस वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P1 विल बी इक्वल्स टू TAT माइनस BT। तो TAT इज ऑफ P1 इज 2 और इसका जो BT है वो कितना है 2 है। तो ये हो गया 0। एक बार क्रॉस चेक करके भी देख लीजिए आप। अगर देखिए P1 जो है उसको कितना वेट करना पड़ रहा है, कुछ भी वेट नहीं करना पड़ रहा। तो क्या P1 को वेट करना पड़ रहा है, जी नहीं। इसका अराइवल टाइम 0 है और इसको कब CPU में आने को मिल गया, एट 0 ही इसको CPU में आने के लिए मिल गया। तो इसका जो वेटिंग टाइम हुआ वो 0 हुआ था, मतलब सही है। इसके बाद आप प्रोसेस P2 पे जाएंगे तो प्रोसेस P2 का जो टर्न अराउंड टाइम है वो कितना है 1। इसको आप बर्स्ट टाइम माइनस कर दो इससे, तो बर्स्ट टाइम भी है आपका 1, तो ये भी 0 आ गया। तो ये कितने पे आया, देखिए जो P2 है वो 2 पे आया और इसको अंदर जाने के लिए कब मिला, 2 पे ही मिल गया। तो क्या इसका वेटिंग टाइम कितना हुआ 0। तो ये देखिए क्रॉस चेक हो गया। देन आप P3 का देखेंगे तो P3 का जो टर्न अराउंड टाइम है वो 6 है और इसका जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है 4 है। तो ये कितना हो गया आपका 4 मतलब 2। इसको कितना वेट करना पड़ रहा है, तो देखिए ये कितने पे आया था, ये 1 पे आया था। इसको जाने को कब मिला है, यहाँ पे देखिए इसको जाने को मिला है आपको 3 पे। तो इसको कितना वेट करना पड़ रहा है 2। तो यहाँ से देखिए सही आया है। चलिए अब P4 की बात करते हैं। तो P4 देखिए कितने पे आया है, P4 का टर्न अराउंड टाइम कितना है 7 है और इसका बर्स्ट टाइम कितना है 3 है। तो ये कितना हुआ 4 हुआ। अब हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं, इसको वेटिंग टाइम 4 ही करना पड़ रहा है, इसका वेटिंग टाइम 4 ही है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए P4 कितने पे आया है 3 पे आया है और इसको अंदर जाने को कितने पे मिला है 7 पे मिला है। तो उसको कितना वेट करना पड़ा, 4 करना पड़ा ना। तो ये देखिए सही आया है। इसके बाद हमारे पास केवल आखिरी बचा है P5। तो P5 अब देखिए कितना हुआ, जो P5 है वो आपका टर्न अराउंड टाइम इसका कितना है 11 है और ये इसका बर्स्ट टाइम कितना है 4 है। तो ये कितना हुआ 7 हुआ। हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसको 7 ही वेट करना पड़ा है। तो क्रॉस चेक करने के लिए हम देखेंगे कि जो हमारा P5 था वो आया कब था 3 पे आया था और उसको CPU में जाने के लिए कब मिला 10 पे मिला। तो इसको कितना वेट करना पड़ा 10 माइनस 3 दैट इज़ 7। तो बिल्कुल सही निकला है। तो ये हमारा टर्न अराउंड टाइम और ये हमारा वेटिंग टाइम निकल आया है। और अब ऐसे ही आपका इन्होंने एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा था और क्वेश्चन में आपका एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए आता है। तो वो आप कैसे निकालोगे, आप इन पूरे को ऐड करना 2 + 1 + 6 + 7 + 11। तो ये आपका आ जाएगा 27। और ऐसे ही आप अगर वेटिंग टाइम निकालोगे तो टोटल वेटिंग टाइम कितना होगा 2 + 4 + 7, तो ये हो जाएगा 13। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा 27 डिवाइडेड बाई
आपका जितने टोटल नंबर ऑफ़ प्रोसेस है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ प्रोसेस कितने हैं, 5 हैं। तो यहाँ आप क्या करोगे, 27 डिवाइडेड बाई 5, तो आप इसको निकालोगे तो ये अराउंड 5.4 आएगा। तो ये आपका एवरेज T80 हो गया। सिमिलरली अगर एवरेज वेटिंग टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो एवरेज वेटिंग टाइम आपका, टोटल वेटिंग टाइम कितना है, 13, और टोटल नंबर ऑफ़ प्रोसेस कितने हैं आपके, 5 हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपका आएगा अराउंड 2.6। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा सॉल्व हो गया है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रायोरिटी का प्रिमिटिव वर्जन देखेंगे और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।